साल 2020-21 में किसान आंदोलन हुआ और उस किसान आंदोलन में एक नारा लगता था, जब तक काले कानून वापस नहीं होते तब तक घर वापसी नहीं। वो नारा लगाने वाले अमरा राम किसान नेता राजस्थान के किसानों के साथ शाहजहाँपुर बॉर्डर पर बैठे हुए थे। धरना टिकरी बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर पर चला और 1.5 साल के बाद तकरीबन आंदोलन सफल हुआ और नरेंद्र मोदी को अपने कृषि कानून वापस लेने पड़े। उस आंदोलन में बड़ी फजीहत हुई सरकार की और उससे कहीं ना कहीं उत्तर भारत में एक हिसाब से बीजेपी का ग्राफ भी नीचे गिरा। उसके बाद अग्निवीर आंदोलन रहा और इन सब आंदोलनों की पृष्ठभूमि में अमरा राम का नाम राजस्थान के आंदोलनों के नेता के तौर पर लगातार उभरता रहा और अब वही आंदोलन के नेता चुनाव में हैं इंडिया गठबंधन के साथ और सीपीआईएम से चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस के साथ गठबंधन है और एक सीट शेखावटी की सीकर सीपीआईएम को मिली है और वहां से लोकसभा के कैंडिडेट हैं। इनके सामने बीजेपी के सुमेनाथ सरस्वती हैं जो पिछले 2 बार से लगातार एमपी हैं और एक चैलेंज भी है कि क्या एक आंदोलनकारी जिसने सफल आंदोलन लड़े पिछले काफ़ी समय में, क्या उस जनता को जो इनके साथ आंदोलन थे इनको वोट में भी कन्वर्ट कर पाएंगे। तो इसी सवाल के साथ अमरा राम से हम बातचीत करेंगे। सर स्वागत है। और सवाल पहला भी यही कि क्या जो आंदोलन में आपके साथ जनता गई वो अब आपके वोट में कन्वर्ट होगी और क्या चुनौतियां देखते हैं एक आंदोलनकारी के सामने? वोट में चुनाव में जब जाता है तो चुनाव में क्या ऐसी कमी पेशी रह जाती है कि कई बार आंदोलनकारियों को हारना भी पड़ता है? चुनाव के कई होते हैं लेकिन बाबा जी तो सुमेधानंद जी तो लॉटरी में आए हुए हैं। अच्छा। उनको न जनता से कोई लेना देना है और न जनता की समस्याएं संसद में उठाने से रहा है। 10 साल तक वो सांसद रहे हैं, इसलिए कोई चैलेंज नहीं है। और जिस तरह से किसानों को उन्होंने किसान आंदोलन में नवाजा है, आतंकवादी, माओवादी, क्या क्या नहीं कहा भारतीय जनता पार्टी ने। और न केवल उनके लिए कहा बल्कि जो बेटियां गोल्ड मेडल लेके आई थी कुश्ती में, उनके साथ जिस तरह की जलालत भरी वो की है, मैं समझता हूँ उन सब का बदला ब्याज सहित चुकाने का काम शेखावाटी की जनता करेगी। शेखावाटी की जनता वो है जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी है, शहादत दी है, राजशाही के खिलाफ लड़ी है और आज़ादी के बाद भी वोट से चुनने वाली सरकारों में, चाहे बाजरे की लेवी हो, रावड़ा गड़साना हो, हर आंदोलन राजस्थान में अग्रणीय कोई भूमिका निभाती है तो वो शेखावाटी है। दूसरी तरफ उन्हीं के बेटे और भाई फौज में जवान के रूप में भर्ती होते थे, उनको अग्निवीर बनाने का काम किया है। तो निश्चित रूप से जिस तरह की स्थितियां और अभी तो देश का संविधान, संवैधानिक संस्थाएं, उन जनवादी अधिकार सबको कुचलने पे लगी हुई है और जनतंत्र की हत्या का नमूना मैं समझता हूँ चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में स्पष्ट दिखा दिया। और मैं तो धन्यवाद करूँगा सर्वोच्च न्यायालय का जिन्होंने इस तरह के भारतीय जनता पार्टी को कृत्य को जनतंत्र की हत्या और पहली बार सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी गिनती करके जिसको हत्या करके हराया गया था उसको वापस चेयरमैन के रूप में। ठीक है कि विपक्ष लगातार इसको लोकतंत्र की हत्या और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई बना रहा है, ये बात हमें समझ में आती है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है वो तो लगातार 400 पार का नारा भी दे रही है और एक हिसाब से शेखावटी को आरएसएस अपनी प्रयोगशाला बनाने की कोशिश भी कर रहा है। नो डाउट किसान आंदोलन में आप लोगों का बड़ा काम था, आप लोगों ने एक चोट भी मारी बीजेपी को, लेकिन उसी जगह पर आप देखिए कि कल जो उनके आरएसएस के विचारक हैं वो अर्बन नक्सल किस्म का एक कार्यक्रम भी कर रहे हैं। जाट बोर्डिंग जहां से आप लोग पढ़े और इस इलाके के बहुत सारे किसानों के बच्चे लगातार पढ़े, उसको गुंडों का गढ़ बताया जाता है, गुंडों का अड्डा बताया जाता है। तो कहीं ना कहीं एक वैचारिक लड़ाई भी दिखती है इस सारे मामले में। लोकतंत्र की लड़ाई होते होते वो जब शेखावटी रीजन में आती है तो वो एक वैचारिक लड़ाई बन जाती है और उसमें उनका फिर एक सैफरोन बाबा, भगवा बाबा आपके सामने चुनाव कंटेस्ट कर रहा है और उसके मुंह से कितनी बार आपके खिलाफ बयानबाजी सुन चुके हैं। तो इस वैचारिक लड़ाई को कैसे देखते हैं? शेखावटी की ये धरती और ये सीट, सीकर सीट, कितना मजबूती से इस आरएसएस की प्रयोगशाला बनने से रोक पाएगी? सीता का हरण करने के लिए ये भगवान धारण किया था और शेखावाटी की वो जनता है, मैं समझता हूँ चैलेंज नाम की चीज़ है ही नहीं। क्योंकि 10 साल में जिस तरह से उन्होंने जनता की सुध लेने का काम किया और न उस संसद में आवाज़ उठाने का काम किया, और वो मोदी जी ने पहले ही कह दिया था
मतलब अभी तो जिसकी बात कर रहे हैं, 5 साल पहले पुलवामा में 40 जवान हमारे शहीद हुए थे। भारतीय जनता पार्टी 5 साल में नहीं बता पाई कि इतना बड़ा आरडीएक्स किस तरह से आया। और जब हमारे जवान जा रहे थे तो आपस में, क्योंकि उसी भारतीय जनता पार्टी के राज्यपाल ने सब खुलासा किया है। मतलब अब चरित्र सामने आ गया कि ये अपने राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए किस तरह से जवानों की शहादत करा करके अपनी कुर्सी ले सकते हैं। तो ये मैं समझता हूँ शेखावटी के लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया और उसका ब्याज सही चुकाने का काम करेंगे। और 400 पार का नारा, और राजस्थान तो आपका चुनाव तो पहले फेज में ही है, और राजस्थान की 10 सीटों को आप कैसे देखते हो? क्या ये गठबंधन सीपीआईएम का और कांग्रेस का हुआ, जो विधानसभा में नहीं उसका लेकिन अब हुआ है, क्या ये कोई जिताऊ समीकरण बनेगा शेखावटी में? ये बौखलाहट है। 26 तारीख को किया था और अभी तक आप देखिए 5 और ये 6, 11 दिन में 3 दफा मुख्यमंत्री आ गया। मुख्यमंत्री को यहीं रहना चाहिए। और ये राजस्थान की जनता है जिसको एक कर्णपुर का सीट चुनाव पोस्टपोन्ड हुआ था और वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को कैबिनेट भी बना दिया था और डिपार्टमेंट भी दे दिया था, और फिर इनके तंबल बजाने का काम कर्णपुर की जनता ने किया। वो तो 1 महीना भी नहीं हुआ था। ये मंत्री बना सकते हैं लेकिन विधायक नहीं बना सकते। तो निश्चित रूप से ये इनका चरित्र है और वो चरित्र अब सामने लोगों के सामने आ चुका है कि अपने राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए कुछ कहीं तक भी जा सकते हैं। अमरा राम का एक लंबा संघर्ष है 80 के बाद, 80 के आंदोलन, 90 के आंदोलन, और अब तक अगर हम पिछला किसान आंदोलन भी याद करें उसमें भी बैठे रहे लगातार आंदोलन में। लेकिन यहाँ के लोग ऐसे बोलते हैं कि साहब अमरा राम दिल्ली चले गए तो फिर हमारे लिए आंदोलन कौन करेगा? तो और वो एक आपके खिलाफ आपके विरोधी भी एक प्रोपेगेंडा छेड़ते हैं कि अमरा राम जिताऊ कैंडिडेट नहीं है, आंदोलनकारी ठीक है लेकिन जिताऊ कैंडिडेट नहीं है, और वो विरोधी आपके इस प्रोपेगेंडा को लगातार पसारते हैं। इस प्रोपेगेंडा की काट क्या है आपके पास? अमरा राम 93 से लेकर 2013 तक 4 बार लगातार, जबकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी अल्टरनेट नहीं है। राजस्थान में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी अल्टरनेट है, और उसके बाद अमरा राम को 4 दफे जिता करके राजस्थान की विधानसभा में भेजा है। तो अब वो इनका नैरेटिव तो केवल इनकी ज़मीन खिसक रही है, इसलिए वो बात नहीं कर रहे हैं। अब वो बात कह रहे हैं कि कांग्रेस आपको ईमानदारी से वोट, मैं तो कह रहा हूँ 8 में से 5 कांग्रेस के विधायक हैं, 3 उम्मीदवार हैं, उनसे लेकर के साधारण कार्यकर्ता भी जी जान से हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं से ज़्यादा उसमें लगे हुए हैं। इसलिए उनके पास कहने को और अमरा राम तो वो है जो किसानों के लिए जेल गया है, किसानों के सम्मान को, पगड़ी को बचाने के लिए 13-13 महीने और 13-13 दिन सड़क पे उनके साथ सो सकता है। 10 साल में बाबा 2 दिन उनके लिए सो जाता तो वोट मांग सकता था। ये इस 5 साल में 2017, 2020-21 और एक नहीं अनेक बार, अभी 27 दिन नीमका थाना में पानी को लेकर के धरना चला। एक दिन बाबा जी नहीं गए, लेकिन बाबा राम को तो याद जहां भी किया है, कहीं भी चोट आई है जनता के किसी भी हिस्से पर, उनको याद किया तो अमरा राम तो उनके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ा है और सरकारों को झुकाया। जो नरेंद्र मोदी को कहते थे ये किसी के सामने नहीं झुकते हैं, मैं समझता हूँ 9 दिसंबर 2021 को पूरे देश के अन्नदाता के सामने माफ़ी मांगनी पड़ी और काले कानून वापस लेना पड़ा। इसमें सॉरी, लेकिन इसमें कॉमरेड साहब एक बात आती है कि अमरा राम के ऊपर जिस हिसाब से सुबेनानंद सरस्वती अटैकिंग है, इसको दोबारा ही करते हैं। चलो, अच्छा, अमरा राम जी जिस हिसाब से जो सुबेनानंद सरस्वती है वो आपके ऊपर अटैक करता है, और जिस हिसाब से जहाँ से किसान आंदोलन की रीड रहती है या फिर नौजवान आंदोलन की जो रीड रहती है, चाहे जाट हॉस्टल हो या फिर ऐसी जगह जहाँ से कहीं ना कहीं आंदोलन का, शेखावटी में आंदोलन की ज़मीन तैयार होती है, उस पर लगातार अटैक करता है, और आप लोगों की तरफ से कोई जवाब उस हिसाब से आता नहीं। जवाब जनता दे रही है। ये बौखलाहट है, ये बौखलाहट है।
यही भगवान वस्त्र पहन के आया है। 2014 में सर्टिफिकेट दिखा रहा था और अभी उसी सर्टिफिकेट को कह रहा है, और वो जिस जाट बोर्डिंग की कह रहा है वो अंग्रेजों के चाटुकार राजशाही से लड़कर के लेने का काम किया है। इसमें यहाँ के राजा को गिरफ्तार करके दिल्ली ले जाया गया था और फिर समझौता हुआ, उसमें वो जगह ली गई जो किसान आंदोलन के लिए भी थी और बच्चों को पढ़ने के लिए भी थी, क्योंकि 4 दीवारी में रात 8 बजे बंद हो जाते थे। जो गांव का आदमी होता था उसको बाहर, और जिस तरह से जलालत करते थे, ये छात्रावास ही है जिस किसान के सम्मान को आगे बढ़ाया, जिस अपमानित करते थे। ये एक आंदोलन में हमारी बेटियों के साथ जिस तरह के जलालत भरे किए हैं, मैं समझता हूँ उन सब का जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम यहाँ का एक एक बच्चा करेगा और इनको नानी याद करा देगा। आप गांव-गांव जा रहे हैं, वैसे तो ये सारा इलाका आपने पैदल नापा हुआ होगा और बल्कि आंदोलनों के जरिए नापा होगा, आंदोलनों की कॉल के लिए। आपके इस इलाके में आपको समस्याएं क्या दिखती हैं कि अगर आप लोग चुन के आते हैं और इंडिया अलायंस जीतता है और आप MP बनते हैं, तो आपकी प्रायोरिटीज़ क्या रहेंगी, किन मुद्दों को लेकर आप काम करेंगे? मैं जीत के जाता हूँ, इंडिया गठबंधन जीतता है तो जितने काले कानून, किसान, मजदूर, नौजवान, अग्निवीर, जिस तरह के काले कानून, जन विरोधी कानून बनाए, उन सबको एक लाइन में सबको समाप्त करने का काम करेंगे। किसान को MSP की गारंटी का कानून देंगे, नरेगा के मजदूर को मजदूरी बढ़ाने का काम करेंगे और आम जनता को जिस तरह से लूटा है महंगाई, बेरोजगारी से, उनसे छूट दिलाना, और सबसे बड़ी समस्या यहाँ पानी की, पेयजल की है, उसका समाधान करना। अन्न के बिगर तो आदमी अनशन करता है, वो 20 दिन भी निकाल देता है, लेकिन पानी के बिगर 1 दिन नहीं निकाल सकता। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और सांसद महोदय ने एक शब्द भी देश की संसद में 10 साल में नहीं उठाया। किस मुंह से वोट मांग रहा है? वो जिन के वोट से गया उनको गालियां दे रहा है। मैं समझता हूँ उसका हिसाब चूकता करेंगे। और कॉमरेड साहब, एक बात भी लगातार निकल के आती है कि यहाँ पर शेखावाटी में माइनॉरिटीज़ के ग्रुप्स भी हैं, चाहे सिख माइनॉरिटी हो, मुसलमान माइनॉरिटी हो, और जिस हिसाब से RSS की प्रयोगशाला बन रही है शेखावाटी, उस हिसाब से कई जगह पे टकराव की भी कोशिश हुई है। तो माइनॉरिटीज़ के मुद्दों को लेकर आप कैसे देखते हो? RSS केवल अफवाहें फैला सकती है और जब किसान उसके सामने आता है ना तो टिक नहीं पाएंगे। ये साजिश कर सकते हैं, अफवाहें फैला सकते हैं, तो और वो किसान तो वो है। माइनॉरिटीज़ की सुरक्षा का भी तो एक मामला है, जिस हिसाब से वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, या जिस हिसाब से पिछले लंबे समय से CNRC का मामला हो या फिर UCC का मामला हो, जिस हिसाब से और मॉब लिंचिंग का मामला हो, बहुत सारी जगहों पे मॉब लिंचिंग की खबरें आती हैं, तो ये सारी खबरें माइनॉरिटीज़ को तो विचलित करती हैं। और आप शेखावाटी में ठीक ठाक पॉपुलेशन है मुस्लिम माइनॉरिटी की, सिख माइनॉरिटी की भी, और सिखों को भी खालिस्तानी कह के जिस हिसाब से बदनाम किया जाता है। गंगानगर, हनुमानगढ़, उस इलाके में सिख खूब हैं जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़े हैं, जिन्होंने सबसे ज़्यादा शहादत दी है ना। हाँ, उनको भी भारतीय जनता पार्टी को उनसे डर है। और जहाँ लेफ्ट की विचारधारा थोड़ी बहुत भी है, तो मैं समझता हूँ वो माइनॉरिटी के लोगों को असुरक्षित नहीं है। और ये बात सही है कि देशव्यापी जिस तरह से धर्म और जाति को आधार बना करके जो अंग्रेजों का नारा था, बांटो लूटो राज करो, आज वही धर्म के आधार पे बांटो, जाति के आधार पे बांटो, भाषा के आधार पे बांटो, लूटो राज करो, जिस तरह से सांप्रदायिकता और जातिवाद को फैलाने का काम किया है। और उसके साथ साथ बड़े कॉरपोरेट के साथ जो समझौता करके, और उसका नतीजा आप देख रहे हैं 2014 में गौतम अडानी देश के 100 अमीरों की लिस्ट में नहीं था और आज वो दुनिया का 3रा और 4थे नंबर का हो रहा है। तो निश्चित रूप से ये जो लूट मचाई है ये सबसे खतरनाक है और उसका जवाब निश्चित रूप से जनता देगी। भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही काम करती रही है। आज़ादी के आंदोलन के वक्त माफ़ी मांगती रही है और अब उसी अंग्रेज़ों के साथ चल रही है।
400 पार का नारा, और उसमें राजस्थान में 2019 में 25 की 25 सीटें थी, और अब के बार भी दावा करना 25 की 25 सीटें। राजस्थान के फर्स्ट फेज में जो चुनाव हो रहा है, इसका अगर मैं आपसे पूछूं तो कितनी सीटें इंडिया अलायंस जीतेगा, और क्या 25 की 25 सीटें दोबारा झोली में जा रही हैं और 400 पार के नारे को साकार कर रही है राजस्थान की? राजस्थान में तय रूप से 14 और 19 में 25 की 25 ली थी। अभी तो मेजोरिटी सीट इंडिया गठबंधन जीतेगा, और ये तो 400 पार है। मतलब 400 पार तो इनके राज में लसन एक कार्टून छपा है अखबार में, ये कहते हैं 400 पार सीट, और लसन कह रहा है 400 पार तो मैं हूँ। लोगों का, अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए बाकी 200 पार भी नहीं होगा। एक चक्कर ये भी चलता है कि जब यहाँ के सीकर के किसान प्याज उगाते हैं या जो भी खेती करते हैं, तो प्याज मंडी में लेके जाते हैं तो तब तो कम भाव मिलता है, और उसके बाद मार्केट में जब आम उपभोक्ता खरीदता है तो जो खाद्य महंगाई है वो भी काफ़ी बड़ी है। तो इस सारे को लेकर जो खाद्य महंगाई है और जो गरीब की प्लेट से जो पोषण कम हुआ, मजदूर आज हम देखते हैं कि बहुत सब्जियां खरीद के नहीं खा रहा है, सब, और दूध जितना ले रहा था उससे कम कर दिया है, तो जो पोषण कम हुआ है गरीब की थाली से, उसको, उस सारे चैलेंज को आप कैसे देखते हैं? और ग्रामीण गरीब की और शहरी गरीब की आपके शेखावाटी में क्या स्थिति है, और उसकी बेहतरी के लिए आपके पास क्या रास्ते आप देखते हैं? ऐसा है कि प्याज 5 रुपये में एक साल पहले कोई लेने वाला नहीं था, और उस 5 रुपये के प्याज को इन्होंने 50 रुपये तक बिकवा दिया। ये हमारी सबसे बड़ी मांग यही है कि किसान इस देश का जो इन नीतियों से, क्योंकि जो भी इनपुट है, खाद हो, बीज हो, डीजल हो, सब के कंपनियों के हवाले कर दिया, और उसकी कई गुना रेटें बढ़ी है, और किसान को वो भाव नहीं मिलता जो पहले मिलता था। दूसरी तरफ खरीद के खाने वाले को सस्ता नहीं मिलता, इसलिए एमएसपी हो और आम जनता के लिए उसको सस्ता करना, तो इनपुट्स की कीमत गिरानी पड़ेगी। और सबसे बड़ा तो प्रोजेक्ट ये है कि आज की तारीख में जो पानी सबसे बड़ी समस्या हो रही है, उसको अगर टेप करने का, जितना बरसात का पानी है हमारे देश में, उसको अगर सही सलामत करें तो इस देश की 4 समस्याएं, बाढ़, अकाल, खेती और रोजगार, इनमें बहुत बड़ा वो हो सकता है। लेकिन आम आदमी के पास परचेजिंग पावर नहीं है, जिन नीतियों से न केवल देश में बल्कि दुनिया में जो आर्थिक मंदी का दौर 8 में चला था, आज 23 में भी बरकरार है, और उसके खिलाफ जो आम आदमी को खर्चने के लिए पैसा नहीं है, जैसे आप कह रहे हो, वो पैसा कुछ मुट्ठी भर लोगों के पास इन नीतियों से पहुंचा है, और इसके खिलाफ जो संघर्ष है, चाहे वो ऐतिहासिक किसान आंदोलन देश का हो या अन्य फ्रांस और दूसरे श्रीलंका, दूसरे देशों का हो, निश्चित रूप से एक व्यवस्था परिवर्तन, दुनिया में जब भी मंदी दुनिया के स्तर पे आई है तो एक व्यवस्था परिवर्तन करने का काम किया है, चाहे वो साम्राज्यवाद को उस तरह से हटाने का, सामंतवाद को समाप्त करने का। हर मंदी के दौर में, मंदी जब भी आती है, जब पूंजी एक जगह इकट्ठी हो जाती है और बड़ी संख्या में लोग मोहताज हो जाते हैं, जब निश्चित रूप से एक आर्थिक सामाजिक परिवर्तन होता है। आखिरी सवाल है कि शेखावाटी में इतना बड़ा किसान आंदोलन हुआ था, और उसके बाद यहाँ से कहीं ना कहीं विधानसभा में उसका दिखा भी कि बीजेपी को बहुत डेंट गया। अब लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा में चूरू में नरेंद्र मोदी बोल रहे थे, तो उन्होंने दोबारा किसानों की बात कही, उन्होंने खिलाड़ियों को सम्मान देने की बात भी कही, उन्होंने एक हिसाब से इस धरती को जैसे याद किया, वो भाषण आपने सुना होगा, उसका जवाब आप लोगों के पास क्या है? जिस हिसाब से बीजेपी प्रोपेगेंडा करेगी शेखावाटी के लिए, उसकी काट आपके पास क्या है? प्रोपेगेंडा चलेगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी 10 साल पहले वायदे किए और 10 साल में उनको कितना पूरा किया इस पे नहीं कहती है, वो जवाहरलाल नेहरू को गालियाँ देती है। जी ठीक है, उनकी वो कमियां हैं, लेकिन आप लोगों के पास काट क्या है उस चीज़? नहीं, काट तो जनता दे रही है ना। किस किसान की बात कर रहे हैं, किस जवान की बात कर रहे हैं, किस शेखावाटी की बात कर रहे हैं? मतलब जिस तरह से अपमानित करने का काम किया है, इस देश के अन्नदाता को अपमानित करने का किया है, उनकी बेटियों को अपमानित करने का किया है, उसका जवाब उनको मिलेगा। और अब तो जो पुलवामा था उसका तो उनके ही राज्यपाल ने सब खुलासा कर दिया है। 5 साल में जवाब तो दे आज।
नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री है, वो कहता मैं ओबीसी हूं, तो फिर ओबीसी में जनगणना क्यों नहीं कराता? ओबीसी का दावा करता है और ओबीसी की जनगणना नहीं कराता। बहुत से स्टेटों ने सर्वसम्मत, बिहार ने सर्वसम्मत प्रस्ताव लेकर के जातीय जनगणना कराई है। तो जिसका जितना हिस्सा उतनी उसकी भागीदारी। एक तरफ तो दावा करता है कि मैं ओबीसी हूँ और ओबीसी की जनगणना से भागना चाहता है, इसलिए ले दे करके संविधान को बदलने का जो इरादा है, जनतंत्र की हत्या करके वापस वही स्थिति लाने के जो इरादे हैं, मनुवाद को लागू करने का है, मैं समझता हूँ वो सब, चाहे देश की संसद का भवन नया बनाया है, शिलान्यास हो या उद्घाटन हो, दोनों दफे एससी और एसटी की, और एसटी में तो महिला भी थी, न उनको शिलान्यास में बुलाया और न उद्घाटन में बुलाया। इससे साफ है कि वो आज भी उसी मनोवादी ऊंच नीच की व्यवस्था में विश्वास करते हैं। वो अगर एससी और एसटी की महिला अगर आ जाएगी तो शुभ काम में अशुभ हो जाएगा। ये जो मानसिकता है, मैं समझता हूँ इसके खिलाफ इस देश की जनता पहले भी लड़ी है और इनको उखाड़ फेंकने का काम करेगी। इसलिए 400 पार नहीं, 200 पार भी नहीं होगी जी। जो ये राजस्थान बता रहे हैं, वो राजस्थान हो, हरियाणा हो, जिस तरह से क्या क्या नहीं किया इन्होंने, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, ये साउथ में तो वैसे ही उनका डब्बा गोल था। अब यहाँ पूरी की पूरी ली थी 25, गुजरात में 26, हरियाणा में 10 की 10, दिल्ली में 7 की 7, अब कितनी बचेगी? और मैं समझता हूँ ये नारा केवल मनोबल बढ़ाने के लिए था है। अब वो अगर जिस तरह से उनकी ज़मीन खिसक रही है, 8 विधानसभा क्षेत्र हैं लोकसभा सीकर में, मेरा तो उनसे निवेदन है कि 8 में 8 मुख्यमंत्री बैठा दें और 19 तारीख तक यहीं रखें, उनको हिसाब चूकता कर दें। तो 8 विधानसभाओं से आपको जीत, जो लोकसभा आपकी सीट है उसमें आपको जीत मिलती दिख रही है? आपको ऐसा कितना आप नहीं, कोई शक ही नहीं। देखो, जीत हार जनता करेगी, लेकिन अब जिस तरह का आशीर्वाद मिल रहा है, जिस तरह से भावनाएं आ रही हैं, मैं समझता हूँ जिस रिकॉर्ड से वो जीते थे उस रिकॉर्ड से ज़्यादा से वो हारेगा जी। और यही बौखलाहट उनको तरह तरह से गालियां दे रही है, उसी किसान को गालियां दे रही है जिनका सर्टिफिकेट लेके आया था। उस दिन सर्टिफिकेट दिखा रहा था 2014 में। अभी पता नहीं उनको वो कहाँ जन्मा है, किसने। मैं समझता हूँ जो इससे पहले जहाँ जन्मा था वहाँ पंच भी नहीं बना, इसलिए लॉटरी में निकल गया। अब वो लॉटरी का ज़माना चला गया। जनता इनके चरित्र को, चाल चरित्र, चेहरे को समझ चुकी है। ये उन कंपनियों, अंबानी अडानी जैसी देसी विदेशी कंपनियों के गुलाम हैं। इसके अलावा इनको देश की जनता से, देश के आम आवाम से, देश के संविधान से कोई प्यार नहीं है। केवल और केवल अफवाहें, झूठे वायदे। अब उनकी पोल खुल चुकी है। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, 2 दफे चढ़ गई, अब तीसरी दफे नहीं चढ़ी। जी, शुक्रिया अमरा राम जी। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो